वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी देख रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। लास्ट वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था, यानी कि वर्ब। अभी तक हम देख चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम और फिर वाच्य देखे थे। उसके बाद हमने 4th नंबर का टॉपिक पढ़ा था वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक है, तो हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाएगा कि निम्नलिखित दिया गया चिन्ह कौन सा है, या फिर आपसे सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको पहचानना कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, कौन सा चिन्ह कौन सा होता है। ठीक है, तो उसकी पहचान करना, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें विराम चिन्ह के उद्देश्य की, तो ये होता क्या है। भाषा विज्ञान को सही अर्थों में सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इन चिन्हों की सहायता से किसी भी वाक्यांश का भाव स्पष्ट हो जाता है। जब आप अच्छे से ठहर के कुछ चीज़ों में प्रयोग करके आप जो है विराम चिन्हों का अगर प्रयोग करते हैं और फिर सेंटेंस को बोलते हैं तो उसका भाव आपको स्पष्ट होता है। ठीक है, तो कई सारे वाक्य ऐसे होते हैं, अगर एक साथ शब्दों का प्रयोग कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो बीच में आपको रुकावट, बीच में आपको विराम चिन्ह का यूज़ भी करना होता है, कभी कभी कोष्टक का प्रयोग। तो ये सारे क्या है, विराम चिन्ह है जिनका प्रयोग किया जाता है स्पष्ट भाव को प्रदर्शित करने के लिए, ताकि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका जो भाव आप बताना चाहते हैं वही उसका भाव निकले। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका उद्देश्य हो गया। अब परिभाषा की बात करें और आवश्यकता की बात करें तो शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने और किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको विराम चिन्ह कहेंगे। अर्थात किसी वाक्य या फिर वाक्यांश का उच्चारण करने में अर्थ भावों की भिन्नता के अनुसार जीवा को कुछ ठहराव के साथ कहीं कहीं विश्राम करना, यानी कि समय लेना पड़ता है, तो इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कई सारे इसके उद्देश्य हो जाते हैं। अगली बात करें अगर विराम की, तो लेख इत्यादि में विश्राम को सूचित करने के लिए भांति भांति के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को व्याकरण में विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का तात्पर्य क्या होता है, चिन्ह वाक्य में पद, वाक्यांश और खंड वाक्य के परस्पर संबंध सूचित करने के अतिरिक्त उन अर्थों को विधिवत स्पष्ट भी करते हैं। कभी कभी विराम चिन्ह के अभाव में वाक्यार्थ ही समझ नहीं आता और अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इस कारण वाक्यों में विराम चिन्हों का उपयुक्त स्थानों पर प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। रचना, तो सौंदर्य, महत्व और अभिप्राय वैसे तो हिंदी का निजी विराम चिन्ह केवल पूर्ण विराम है, जो कि आप इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। कोई भी आप वाक्य लिखते हैं उसके अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। यहीं पर कितनी बार लगा दिया, देखो जैसे यहाँ पर पढ़ता है के बाद लगाया है, प्रयोग में लाए जाते हैं के बाद लगाया है, तो पूर्ण विराम लग जाता है। उससे आपको समझ आता है कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसके आगे नया सेंटेंस यानी कि कोई नई बात कही जा रही है, जैसे यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। प्राचीन काल से संस्कृत में इसी का प्रयोग होते रहने के कारण हिंदी में भी यही विराम चिन्ह बहुत समय तक बना रहा, पर मुद्रण यंत्रों के प्रचार और मुद्रित पुस्तकों के व्यवहार और अंग्रेजी शैली से संबंध विकसित होने पर हिंदी में कई विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि कॉमा है, ये कहाँ से आया, ठीक है, तो ये दूसरी भाषाओं से आया। अंग्रेजी विराम चिन्हों की देखा देखी आजकल हिंदी के वाक्यों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के विराम चिन्ह प्रयोग होने लगे हैं, और यह आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि लेखों में जब तक इनका प्रयोग उचित रूप से नहीं किया जाता तब तक रचना का सौंदर्य, महत्व और अभिप्राय आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। विराम चिन्हों के प्रयोग में व्याकरणों के भिन्न वैयाकरणों के मतलब वही है कि भिन्न भिन्न मत हैं। वैयाकरण क्या कहलाते हैं, जो व्याकरण को मानने वाले लोग होते हैं। ठीक है, व्याकरण की व्याख्या करने वाले लोग होते हैं, वो कहलाते हैं वैयाकरण। तो इनके भिन्न भिन्न मत हैं, यानी कि जो व्याकरणवादी हैं उनके अलग अलग मत हैं विराम चिन्हों के प्रयोग को लेकर। लेख और शैलियों में भिन्नता होने के कारण प्रयोग स्थानों के निर्धारण में भी उसमें मतभेद होता है, किंतु उस मतभेद से विराम चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता को
कोई क्षति नहीं पहुंचती। अब ऐसा नहीं है कि लोगों में मतभेद है, जो व्याकरण की व्याख्या करते हैं उनमें मतभेद है तो इनका प्रयोग ही नहीं करेंगे। इनका प्रयोग करते हैं, बराबर से करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, ताकि जो आप शब्द कह रहे हैं, आप जो वाक्य लिख रहे हैं, उसका सौंदर्य बना रहे, महत्व बना रहे, अर्थ का अनर्थ ना हो, सही अभिप्राय आपको समझ में आए। तो इसलिए इन चिन्हों का प्रयोग बहुतायत किया ही जाता है। अब विराम चिन्हों के प्रकार देखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी तक हमने समझा विराम चिन्ह क्या होते हैं, आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं और कौन सा विराम चिन्ह कैसा दिखता है। सबसे पहले बात करें पूर्ण विराम की, तो प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु प्रश्नात्मक और विस्मयात्मक होने से पहले पूर्ण विराम के स्थान पर क्रमशः प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न विराम का और विस्मय विराम का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी से प्रश्न पूछा तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। अगर आपका सेंटेंस साधारण वाक्य और पूरा हो गया तो आप फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपने वही सेंटेंस आश्चर्यवादी, आपने किसी से आश्चर्य से पूछा, अच्छा ऐसे करके पूछा, या फिर ओह ऐसे करके पूछा, तो ये वाला मतलब फुल स्टॉप टाइप का एक बना दिया, उसके नीचे एक बिंदी लग जाती है, तो ये कैसा चिन्ह होता है, विस्मय विराम, विस्मय बोधक चिन्ह जिसको कहा जाता है, ठीक है। या फिर आश्चर्यजनक वाला चित्र जो हो गया वो हो गया चिन्ह। इस प्रकार से अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पूर्ण विराम आप समझ ही चुके हैं, फुल स्टॉप ऐसा दिखता है। अर्ध विराम और अल्प विराम ये दोनों बहुत अच्छे से देखने हैं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, और लगातार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अल्प विराम कौन सा है और अर्ध विराम कौन सा है। तो दोनों को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, अपनी स्मृति में बैठा लीजिए कि यही चिन्ह है, और प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो सही कर आना है। अर्ध विराम मतलब कि आधा, ठीक है। तो दो आपको मिल जाएंगे ऐसे, एक बिंदी, उसके नीचे आप लिख देंगे अल्प विराम। तो अर्ध विराम में एक बिंदी भी आएगी और एक अल्प विराम भी आएगा, तो ये हो जाएगा अर्ध विराम। और अल्प विराम क्या होता है, यानी कि कॉमा, कॉमा का यूज़ आप ऐसे करते हैं। तो अंग्रेजी में याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कॉमा तो आपको सबको पता है, कॉमा अगर आपसे किसी ने कहा कॉमा लगा दीजिए तो कॉमा आप ऐसे फटाफट लगा देंगे, ठीक है। और अगर सेमी कॉलन लगा दें तो सेमी कॉलन ये होता है, ठीक है। अंग्रेजी में याद करना ज़्यादा आसान है हिंदी की कंपैरिजन में। पर आपसे अभी जो वीडियो का एग्ज़ाम है या फिर और एग्ज़ाम है, तो आपसे जो है प्रश्न हिंदी में ही पूछा जाएगा कि अर्ध विराम कौन सा है, अल्प विराम कौन सा है, निम्नलिखित वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे या नहीं, अर्ध विराम के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है पूर्ण विराम, न्यून विराम या फिर विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह ये होता है, जैसे आपने कुछ लिखा है, ठीक है, आपने कोई आप ऐसे लिख रहे हैं, उसके आगे आपको या फिर किसी चीज़ की परिभाषा देनी है, उसका विवरण लिखना है, तो आप क्या करते हैं, या फिर आपसे प्रश्न किसी के बारे में पूछा जाता है कि इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अगर आप मेंस लिखते हैं, जैसे यूपीपीसीएस का है, या फिर आपने स्कूल में भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ पर क्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या फिर क्रिया क्या होती है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिया हेडिंग डालते हैं, उसके बाद आप ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब है अब आप आगे आप क्रिया का विवरण देने वाले हैं, क्या क्रिया को कहते हैं, क्या परिभाषा है, ये सारी चीज़ें। तो विवरण चिन्ह ये हो जाता है, ठीक है। इसको अपूर्ण विराम या फिर न्यून विराम भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न विराम या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है क्वेश्चन मार्क। विस्मय विराम अभी हमने जाना, आश्चर्य वाला, जहाँ पर आश्चर्य की बात की जाए तो ऐसा वाला, एक नीचे बिंदी होती है, ठीक है, एक डंडा और फिर नीचे बिंदी, ये विस्मय वाला चिन्ह हो गया। अगला दिया गया निर्देशक, तो डैश, डैश का यूज़ आप सब करते ही हैं, ठीक है, डैश का यूज़ ऐसे किया जाता है। योजक चिन्ह और संबंध चिन्ह, ठीक है, तो ये होता है डैश जैसा ही होता है, लेकिन ये नीचे लगता है, ठीक है। डैश आपका बराबर में लगता है शब्द के सामने और ये नीचे लगता है। आजकल आप जैसे कि कई सारे आपने यूट्यूब भी यूज़ किया है, ठीक है, आपने इंस्टा भी यूज़ करते होंगे, व्हाट्सएप भी, तो वहाँ पर जो हैशटैग लगाए जाते हैं, उसमें अगर आपको बड़ा लिखना है कोई शब्द, तो आप इसी प्रकार का योजक चिन्ह या फिर हाइपन जिसको कहते हैं उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपने इसका यूज़ कई बार किया होगा। अगला है अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। इन्वर्टेड कॉमा, इसका प्रयोग आप करते हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लोप विराम या फिर वर्जन चिन्ह, यानी कि जब आपने बचपन में खाली स्थान भरे होंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे डॉट डॉट मिलता था कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख दिया, यहाँ पर अब खाली स्थान भरिए, ठीक है। तो ये क्या है, लोप कर दिया, एक शब्द का लोप कर दिया, अब वही आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर क्या आएगा, तो इसको कहते हैं वर्जन चिन्ह या फिर लोप विराम, ठीक है। ये ऐसे ऐसे होता है, डॉट डैश करके होता है। इसके बाद
या फिर आपने कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कई बार आप सेंटेंस लिखते हैं और उसके आगे डैश डैश कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके आगे और भी वाक्य हैं। कई बार अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि आपने कुछ लिखा और फिर डैश डैश कर दिया, मतलब अनेकों बार, या फिर आगे और भी है डैश 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 डैश, तो ऐसे हो जाता है। लाघव विराम या फिर संक्षेप सूचक, ये क्या होता है, ये होता है ऐसे। कई बार आप कई सारे शब्दों का, जैसे डॉक्टर ही लिख लीजिए, डॉक्टर आप लिखते हैं उसके आगे ऐसे गोला लगा देते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डॉक्टर लिखा हुआ है। तो ये लोपक चिन्ह, लाघव चिन्ह होता है या फिर संक्षेप सूचक होता है, मतलब किसी चीज़ का संक्षेप में आपने लिख दिया, ठीक है। मिस्टर आप लिखते हैं, मिस आप लिखते हैं, तो ऐसे आगे आप ये गोला गोला सा बना देते हैं, इसका मतलब होता है कि वो शॉर्ट फॉर्म है उस चीज़ का। फिर होता है त्रुटि विराम या फिर हंस पद, तो इसका प्रयोग कैसे, ऐसे करते हैं। कई बार आप सेंटेंस लिखते हैं, आपने बीच में एक शब्द छोड़ दिया, तो आप क्या करते हैं, ऐसे कॉमा ऐसे लगाकर ऊपर आप उस शब्द को लिखकर फिर आप कंटिन्यू कर देते हैं, या फिर आप नीचे साइड भी करके कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये ऐसे ऊपर और नीचे एरो वाले प्रयोग होते हैं, इनको कहा जाता है हंस पद। हंस पद एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। त्रुटि विराम भी इसी को कहते हैं, ठीक है। फिर कोष्ठक ब्रैकेट्स 3 प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हैं। एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक आपका कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये आपका बड़ा वाला कोष्ठक होता है, ठीक है। तो एक आपका ये होता है, एक आपका ये होता है, और एक आपका ये होता है। ये तीनों क्या है, कोष्ठक है, और ये भी विराम चिन्ह ही कहलाते हैं। फिर आपका तुल्यता सूचक चिन्ह आता है, जिसमें आप इक्वल टाइप का यूज़ करते हैं, जहाँ पर तुलना करके बताई जाती है कि दो चीज़ें बराबर हैं। तारक चिन्ह या फिर फुट नोटों के लिए कुछ चिन्ह आते हैं, जैसे कि प्लस, बराबर, एक्स आता है, आपका ये वाला आता है, ठीक है। कई बार आपसे कुछ चीज़ें गलत हो जाए तो ऐसे यूज़ करते हैं, ये ऊपर यूज़ किया जाता है। तो इन सबको तारक चिन्ह या फिर फुट नोटों के लिए चिन्ह कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्हों की आवश्यकता क्या है, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और किस लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक एक करके हम सारे विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे कि कब किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्ध विराम है, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों पर आता है, जैसे किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य हैं पर उन्हें अलग अलग रखना है, तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कॉमा आप कब कब लगाते हैं, ठीक है। अर्ध विराम कहाँ कहाँ लगाते हैं, सेमी कॉलम, जैसे कि सेम सी चीज़ें हैं उनको आप अलग अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कई सारी चीज़ों का अलग अलग, आपको ग्रुप ही पूरा अलग करना है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे अर्ध विराम का। लेकिन अगर आप कई सारे, जैसे आपने नाम लिखे, ठीक है, नाम आपके एक साथ लाइन में कई सारे नाम लिख रहे हैं, रोहन, सोहन, मोहन, तो वहाँ पर आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अर्ध विराम का प्रयोग कब करते हैं, जब आपको एक साथ कई सारे सेंटेंसेस जोड़ने हैं और अपने आप में वो स्वतंत्र वाक्य हो। अर्ध विराम की जगह पर अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय ठहराव होता है, जैसे सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, बराह पोखरों से उठकर घूमने लगे, मोर अपने रहने की झाड़ू पर जा बैठे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कॉमा का यूज़ भी हो गया और सेमी कॉलम का यूज़ यहाँ पर हो गया, तो ये पूरा एक अलग सेंटेंस हो गया। बीच में कॉमा का यूज़ किया, मतलब ये दोनों सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर ही आ रहा है, जुड़ा हुआ ही है इससे। अगला दिया गया है यहाँ पर, हरिण हरियाणी पर सोने लगे। अगला वाक्य दिया गया, पक्षी गाते हुए घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, लेकिन इन सबको एक आप जैसे कि आगे जोड़ रहे हैं तो सेमी कॉलम लगा लगा कर, सेमी कॉलन लगा लगा कर जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहीं पर अगर आप, जैसे मैं एग्जाम्पल किसी के नाम का दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी वस्तु का दे रहे हैं, तो आप कॉमा का यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि एक ही कैटेगरी की कई सारी चीज़ें लिख रही हैं, लेकिन आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को लिख रहे हैं। समझ आया, ठीक है। तो कहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, आप समझ सकते हैं। आगे दिया गया अल्प विराम, तो पढ़ते लिखते समय अल्प विराम क्षण भर ठहरना चाहिए। यह विराम वाक्य प्रवाह गति को ना बिखरने देने के लिए बहुत ही उपयोगी है, मतलब वाक्य का जो प्रवाह है, उसकी गति है, वो बिखरे ना, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। संबोधन से परे अर्थ में बाधा पड़ने की जगह पर एक ही दशा में कई पदों और वाक्यांशों के अंतिम पद को छोड़ शेष के आगे प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों को पृथक करने के लिए मुख्य क्रिया के कई कर्ता होने पर अंतिम से पहले कर्ता प्रत्येक कर्ता वाले पद को दो परस्पर अन्वित पदों अथवा वाक्यांश के बीच में खंड वाक्य के दोनों ओर वह यह लुप्त होने के स्थान पर अथवा किंतु परंतु वरन परंतु लेकिन इसलिए क्योंकि आदि से प्रारंभ होने वाले खंड वाक्य के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब इतना कुछ लिख दिया,
ठीक है, आपको सीधी सी एक बात समझनी है, इसका प्रयोग कहाँ तक करते हैं। जब आप कई सारे नाम लिख रहे हैं तो पहले के बाद से करना शुरू करेंगे। जैसे आपने लिख दिया शहरों के नाम, मान लीजिए आपने लिखा आगरा, ठीक है, आगरा के बाद लगाएंगे आप कॉमा, आगरा के बाद आपने लिख दिया लखनऊ, ठीक है, लखनऊ लिख दिया। उसके बाद आपने और बहुत सारे शहरों के नाम लिख दिए। फिर ठीक है, आपको अंतिम 2 शहरों के नाम आपका हो गया चेन्नई, चेन्नई हो गया। और फिर चेन्नई के बाद आपको लिखना है, कोई भी आप लिख लीजिए, चेन्नई के बाद आपको बेंगलुरु लिखना है, बेंगलुरु। तो बस अंतिम वाले के एक पहले तक, अंतिम वाले के पहले तक लगाएंगे, अंतिम के बाद नहीं लगाना है। मान लो बेंगलुरु अंतिम है, इसके आगे आपको या तो फुल स्टॉप लगाना है या फिर आदि लगाना है, ठीक है। तो कई सारे शहरों के नाम लिख रहे हैं तो आदि भी लगा सकते हैं। तो इसके पहले तक लगाएंगे। यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि पहले वाले के बाद से अंतिम वाले के पहले तक आप कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ब्रह्मा ने दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, ये सब बनाए हैं। तो यहाँ तक इसका प्रयोग किया है, ठीक है। इसके बाद आता है अपूर्ण विराम, तो इसे न्यून विराम या फिर विवरण चिन्ह भी कहते हैं। इस विराम की आवश्यकता अत्यधिक आकस्मिक होने पर अथवा किसी कथन में एक से अधिक उदाहरण देने पर अथवा किसी उद्धरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की दशा में उद्धरण से पहले अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम पर अर्ध विराम की अपेक्षा कुछ अधिक ठहरना होता है। अंग्रेजी में उद्धरण अथवा किसी वक्तव्य के पृथक्करण में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था करो या मरो, तो ये गांधी जी का कथन आगे बता दिया इन्वर्टेड करके, तो करो या मरो इनका नारा था, ये गांधी जी का उद्धरण बता दिया, उनका क्या उनका कथन था। तो यहाँ पर अपूर्ण विराम का प्रयोग कर लिया या फिर आपने विवरण चिन्ह का प्रयोग कर लिया, ठीक है। अगला दिया गया है प्रश्न विराम। प्रश्न विराम का प्रयोग करते हैं कहाँ पर, जहाँ पर प्रश्न की बात की जाए, जहाँ पर प्रश्नवाचक चीज़ें हों, प्रश्न आप पूछ रहे हो। जैसे निकेत की परिभाषा बताओ, होती है यहाँ प्रश्न विराम। जिन वाक्यों में प्रश्नबोधक वाक्यों का अर्थ संबंध सूचक शब्दों में होता है उनमें प्रश्न विराम चिन्ह प्रयोग नहीं करते। जैसे तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आगे क्या होगा। अब यहाँ पर तो आप बता रहे हैं किसी को, यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो प्रश्न चिन्ह का या फिर प्रश्न विराम का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर आप सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। जहाँ प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। विस्मय विराम, जहाँ पर आश्चर्य की बात की जाए वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। आश्चर्य में, हर्ष में, भय में, तीव्र मनोवेग में, ये सब प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे इतनी देर से बोल रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आता है क्या, तो ये यहाँ पर आपने इसका प्रयोग कर लिया। ये तीव्र मनोवेग है, आपने किसी को बहुत ज़्यादा वो करके, आपने प्रेशराइज करके किसी को बहुत ज़ोर से बोला। जैसे वाह वाह करते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं वे, तो वाह वाह के आगे लगा दिया। क्लियर है। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अध्यापक तुम जा सकते हो, अध्यापक ने कहा कि तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर लिया। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग इसे संबंध चिन्ह भी कहते हैं और योजक संबंध को दर्शाता है। किसी पंक्ति के अंत में कोई शब्द पूरा होने पर लिखने के लिए वहाँ पर योजक देकर शेष खंड को दूसरी पंक्ति में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर आप एक पंक्ति लिख रहे हैं, ये खत्म हो गई, आपका आगे नेक्स्ट और पंक्ति इसी पंक्ति का और आपका वाक्य है, तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं, डैश लगाकर वो लिख सकते। जैसे आपने यहाँ कितना लिखना चाह रहे थे, की बस आगे आपका, तो डैश लगाकर तना यहाँ लिख सकते हैं। तो इससे आपको कनेक्ट कर लेंगे कि ये कितना लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों का संबंध है, ठीक है। तो ये समझ आया। दो शब्दों का शेष खंड को दूसरी पंक्ति में लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। समस्त पदों के मूल खंड को अलग अलग लिखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक ही वाक्य के कई पदों के एक साथ व्यवहार किए जाने पर भी नाम गिनाने में अल्प विराम के स्थान पर योजक चिन्ह लगाए जाते हैं, क्योंकि योजक के प्रयोग ऐसे होते हैं जैसे कि वाक्य में बीच में अल्प विरामों के कारण उत्पन्न होने वाला भ्रम दूर हो जाता है। जैसे बहुत सा धन लेकर राम श्याम अपने गांव लौटे, ठीक है। तो राम और श्याम अपने गांव लौटे, एक प्रकार से ये क्या हो जाता है, आपका जो है बन गया एक समास टाइप का भी बन जाता है। जैसे राम और श्याम, तो राम और श्याम की जगह आप राम कॉमा श्याम का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन भाषा को और सुंदर बनाने के लिए आप राम और योजक चिन्ह लगा दिया, श्याम उसका प्रयोग कर लिया, तो इसका मतलब तो वही है, लेकिन आपको पढ़ने में और समझने में ज़्यादा आसानी हो गई, तो इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं ऐसे,
ठीक है। इसके बाद अवतरण चिन्ह, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं। दो प्रकार का होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक आपका डबल होता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं बाकी के एक अंश शब्द अथवा जो शब्द है उसके लिए, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसका यूज करते हैं किसी कथन को यथावत रूप से उद्धरण करने के लिए। किसी कथन यानी कि मतलब किसी ने कोई कथन कहा है और उसका कथन आप एज इट इज़ सुना रहे हैं, एज इट इज़ बता रहे हैं किसी को, या फिर प्रयोग कर रहे हैं, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई वाक्य लिख रहे हैं, आपको लग रहा है ये चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, या फिर ये चीज़ एक अलग से अंश है आपने ऐड कर दिया, तो उसमें आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे प्रजातंत्र का अर्थ क्या है, मैं जानती हूँ, तो यहाँ आपने प्रजातंत्र को सिंगल इन्वर्टेड कर दिया। अगला दिया गया, महापुरुषों ने कहा है मनुष्य नश्वर है, तो यहाँ पर किसने कहा है, महापुरुषों का कथन कोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया है। इसके बाद लोप चिन्ह आता है। लोप चिन्ह क्या होता है, ये वही इसे वर्जन चिन्ह कहते हैं। कुछ अंश के लुप्त रहने का बोध होता है इससे, किसी अवतरण का कोई अंश अप्रकाशित रखने में अथवा कुछ ही अंश लेकर संपूर्ण का बोध कराने में इसका प्रयोग करते हैं। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, तेरे आचरणों को, तो आगे आपने लिख दिया, आगे आपने विराम लोप चिन्ह कर दिया। इसका मतलब आगे कोई वाक्य लिखा है जिसको आप प्रकाशित नहीं करना चाह रहे। इसके बाद लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं जैसे कि किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बताने के लिए, संक्षेप सूचक भी कहा जाता है। ठीक है। तो संक्षिप्त शब्दों के बाद इसका प्रयोग करते हैं, जैसे PET। ठीक है। तो PET आप ऐसे लिखते हैं, तो PET लिख दिया आपने। ठीक है। डॉक्टर रामनाथ पांडे, इनका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। डॉक्टर लगा दिया, डॉक्टर के आगे लोपक चिन्ह का, लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। ठीक है। तो कई सारे आप दैनिक उपयोग में शब्दों को थोड़ा सा कम करने के लिए या फिर स्पीड बढ़ाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए करते ही हैं, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते ही हैं, और आगे आप ऐसे गोला सा लगा देते हैं क्योंकि वो लाघव विराम होता है। और कई बार आजकल तो जो आजकल की भाषा में कई बार ये चिन्ह लोप सा भी हो चुका है, मतलब इसका प्रयोग करना कम ही हो गया। जैसे आप हिंदी में लिखेंगे तो इसका प्रयोग करते हैं PET का, लेकिन अंग्रेजी में लिखते हैं तो सीधे ऐसे लिख दिया PET। अंग्रेजी में लिखा, सीधे डॉक्टर लिख दिया। ठीक है। डॉट लगाने या फिर डॉट बन गया, ये गोला की जगह डॉट बन जाता है। तो ऐसी कई बार ये त्रुटियाँ होती भी हैं। फिर है त्रुटि विराम, ये हंस पद कहलाता है। जब कोई शब्द या अक्षर वाक्य का प्रकाशन किया जाता है और लेख में जहाँ पर छूट जाता है उसी भाग को दिखलाने के लिए त्रुटि विराम का प्रयोग करते हैं, ऊपर एरो लगाकर और नीचे हाशिया लगाकर। ठीक है। देकर उसके ऊपर या फिर पृष्ठों के किनारे हाशिए में उसको लिख देते हैं। जैसे भारत, ऊपर लगा दिया से मैच जीत गया। अब भारत किससे मैच जीत गया, ऊपर ये लगा दिया, मान लिया भारत ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत गया, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। ऐसे करके लिख दिया, ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है कई बार। कोष्ठक, कोष्ठक के बारे में आप सब जानती हैं, 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो किसी वाक्य में शब्द में विशेष को सुस्पष्ट या फिर अर्थ या संदर्भ बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त विषय विभाग में क्रम सूचक अक्षरों अंकों के साथ समानार्थी शब्द वाक्यांश, तो कई बार आपको अगर सेम अर्थ बताना है उसके अंदर लिख देते हैं कि इसका अर्थ यही निकलता है। ठीक है। या फिर आपको उसका व्याख्या करनी है तो भी आप कोष्ठक में लिख देते हैं इसका मतलब ये निकल रहा है, तो ऐसे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें ऐसे वाक्य के साथ किसी रचना के रूपांतरण से बाहर से लगाए गए शब्दों को के साथ नाटकारी संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए भूल के संशोधन अथवा संदेह में कोष्ठक का प्रयोग होता है। तो ये वही बात लिखी हुई है कि आप कोष्ठक का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। जैसे मास्टर ब्लास्टर, तो मास्टर ब्लास्टर किनका नाम है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। तो यहाँ व्याख्या कर दी ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। हिंदू हृदय सम्राट, ये कौन है, शिवाजी राजे भोसले, तो उनका नाम लिख दिया। ऐसे ही अन्य प्रकार से, जैसे फहाद, फहाद का मतलब क्या है, व्यग्रता से लिख दिया ताकि समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं, तो मुझे छोड़कर जाने वाली हो ना, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग कर लिया ताकि अर्थ स्पष्ट हो सके। कोष्ठक का प्रयोग अर्थ की व्याख्या करने के लिए, अर्थ का बताने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए किया जाता है ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सके। क्लियर है। अगला दिया गया है तुल्यता सूचक, तो ये बराबर का, जहाँ पर आप तुलना कर रहे हैं समानता के अर्थ में इसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे दिन बराबर दिवस, दिन और दिवस का मतलब तो सेम है, इनकी तुलना कर रहे हैं। रात्रि और निशा, इनका अर्थ सेम है। अचला और पृथ्वी, इनका सेम है, तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग करेंगे समानता का अर्थ बताने के लिए। तारक चिन्ह, तो तारक चिन्ह फुटनोट अथवा पाद टिप्पणी देने में लगाए जाते हैं और उन्हें रखकर ऊपर से के शब्द अथवा वाक्यांश अथवा वाक्य से संबंध रखने वाले अंश को पृष्ठ के नीचे पर लिखते हैं। फुटनोट मतलब क्या है, जो फुटनोट, फुट कहाँ पर होते हैं, आपके नीचे पैर
नीचे ही होते हैं शरीर में। ऐसे ही आप जब पूरा पृष्ठ बना लेते हैं, पृष्ठ लिख लेते हैं, उसके नीचे आप फुट नोट लगाकर, स्टार लगाकर कई चीज़ों की व्याख्या करते हैं। आपने अपनी बुक्स वगैरह में भी देखा होगा, फुट नोट लगाकर कई सारी चीज़ों की व्याख्या की जाती है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फुट नोट होते हैं, अभी हम देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जाना विराम चिन्हों के बारे में, अलग अलग विराम चिन्हों को देखा, कौन सा विराम चिन्ह कैसा होता है, किसका प्रयोग कब किया जाता है, और उनकी विशेषताओं को देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारी PDF लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। लगातार हर एग्जाम के लिए, BDO के लिए, BEO के लिए, RO के लिए, UPSSC PET के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, UPPSC के लिए, मेंस के लिए, सबके लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।